नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCR क्लासेज पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। बहुपद की हम चर्चा करेंगे। कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने प्रश्नावली नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज ही क्लास में हम बात करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज 2 है बहुपद, और जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी, जो 2022-23 की जो बोर्ड एग्जाम होगी, उसमें जो इसका अंक भार होगा, जो क्या होगा, अंक भार, ये कितने नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे? वो आएंगे प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के। यानी कि जो प्रश्नावली बहुपद है वो आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको बहुपद से देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन आएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद की। पहले बात हम देखते हैं कि जो बहुपद है ये क्या है। बहुपद की हम परिभाषा की बात करते हैं तो बहुपद, आपको नाम से ही इसकी डेफिनेशन का पता लग गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। बहुपद जिसमें बहु यानी बहुत और पद यानी पद, जिसमें एक से अधिक पद हो या जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। वो हम लिख सकते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। पद कहलाता, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है, या जिसमें एक से अधिक पद हो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद में क्या होता है? जो बहुपद होता है उसमें चर और अचर राशियां होती है। बहुपद चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। देखो, हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। पहले हम क्या करेंगे बहुपद की जो अपना जो सामान्य परिचय है उसको हम देखेंगे। तो बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। और जो बहुपद होता है उसका निर्माण कैसे होता है? चर और अचर राशियों से इसका निर्माण होता है, या जो बहुपद होता है वो चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। अब इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है चर और एक क्या आ रहा है? अचर। एक तो क्या आ रही है? चर राशियां और एक अचर राशियां। ये क्या होती है? एक क्या आ रही है? चर राशियां, और एक आ रही है अचर राशियां। ठीक है, एक क्या आ रही है? चर राशियां, और एक क्या आ रही है? अचर राशियां। तो चर राशियां होती है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, यानी कि एबीसीडी के जो 26 एलिमेंट है वो सभी क्या आएगी? चर राशियों के अंदर आएगी। और जो अचर राशियां होगी उसमें जो अपने गिनती के जितने भी डिजिट है वो सब किस में आएंगे? अचर राशियों में आएंगे। चाहे डिजिट की बात करें चाहे संख्याओं की हम बात करें, 2 5 7 13 17 2003, कितनी बड़ी संख्या ले लो, सब किस में आएंगे? अचर राशियों में आएंगे। तो चर राशि क्या होती है? एक्स वाई जेड, यानी कि एबीसीडी के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या आएंगे? चर राशि के अंदर आएंगे। और अचर राशि के अंदर गिनती पूरी और गिनती के डिजिट एंड पूरी और जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या आएगी? अचर राशि हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करें तो बहुपद की पहचान पढ़ने से पहले एक वर्ड और होता है, एक परिभाषा और हमें देखनी है, उसकी सहायता से ही हम बहुपद की पहचान कर पाएंगे। वो है बीजीय व्यंजक। क्या होता है? बीजीय व्यंजक। एक हेडिंग आपको ढालनी पड़ेगी, वो होती है बीजीय व्यंजक। इसकी परिभाषा क्या होती है? बीजीय व्यंजक की कुछ निश्चित चर तथा अचर
राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद, संयोग से बने पद बहुपद कहलाते हैं। कुछ निश्चित चर राशि, चर हमें पता है क्या है, जितने भी एबीसीडी का एलिमेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो वो सब किसमें आएंगे, चर में। तथा अचर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी गिनती के वो आएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, अचर राशियों कि राशियों के योग। या तो चर और अचर राशियों को हम क्या करें, जोड़े, या उनका क्या करे, अंतर करे, या उनको क्या करा, गुणा करे, गुणन करे तथा उनका भाग करे। उनके संयोग से जो पद हमें प्राप्त होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, बहुपद नहीं, वो क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक तो योग के लिए हम समझे तो देखो चर राशि में क्या लेता हूं, एक्स क्या है, एक चर राशि है, और एक अचर राशि के योग, चर तथा अचर राशियों के योग। तो ये योग हो गया, तो इससे ये पद निर्माण हो गया। क्या पद बना, x + 2 एक क्या है हो गया, एक पद हो गया। ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चर तथा अचर राशियों के योग से एक पद का निर्माण हुआ है, ये पद क्या कहलाएगा, एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, जैसे 2x हो गया, या मान लो 2x ना लेकर मैं केवल y लूं, y अंतर की बात करूं तो बाकी 5, मैंने क्या कर दिया, y - 5। तो ये y - 5 एक क्या बन गया, एक पद का निर्माण हो गया, और ये पद क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। y - 5 एक पद हो गया, और ये पद क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्यों कह रहे हैं हम इसे बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये अपनी परिभाषा को क्या कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बीजीय व्यंजक कह रहे हैं। तो देखो, चर तथा अचर राशियों के अंतर से एक पद का निर्माण हुआ, वो पद क्या कहलाया, बीजीय व्यंजक। दूसरा, एक ले ले अचर और एक ले ले चर, ये क्या बन गया, 2x बन गया। क्या बन गया, 2x। इन दोनों के गुणन से कौन सा पद बना, 2x एक पद बना, ये पद क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तीसरा की अगर मैं बात करूं, z/6, देखो एक चर राशि में अचर राशि का भाग दिया तो एक पद का निर्माण हुआ, z/6, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो पहले विद्यार्थियों, ये परिभाषा यही कहती है कि एक चर राशि तथा अचर राशि के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से जिस पद का निर्माण होगा वो पद क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये बात पढ़ने के बाद आगे हम बात करते हैं बहुपद की पहचान। क्या, बहुपद की पहचान। अगले हेडिंग अपनी जो होगी वो होगी बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। देखो, बहुपद की पहचान के निम्न 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु की सहायता से हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं। कितने बिंदु की सहायता से, 3 बिंदुओं की सहायता से, 3 बिंदुओं की सहायता से। अगर हमें 3 बिंदुओं के बारे में जानकारी है तो हम प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा बहुपद होता है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो देखो, 3 बिंदु क्या है, एक तो हम जानते हैं कि चर राशि कौन सी है और अचर राशि कौन सी है। तो पहला जो बिंदु है वो ये कहता है कि जो चर राशि है, जो चर राशि है, चर राशि की घात, चर राशि की जो घात होगी वो क्या हो, एक हमेशा क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या हो कि जो चर राशि की जो घात है, चर राशि घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर मैं दूसरी शर्त की बात करूं तो उसमें क्या होना चाहिए, जो पदों की संख्या है, जो पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी
चाहिए। ठीक है, जो पदों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पहला क्या है कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए और पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा क्या कहता है कि जो चर राशि का जो गुणांक है वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या है, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, जो चर राशि का जो गुणांक है वो एक हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखो बहुपद कैसे पहचान करेंगे, कोई चीज बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति को हम जानते हैं लेकिन हमने उसको जब पहली बार अगर हमने देख रखा है तो हम दूसरी बार उसे देखते ही पहचान लेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज है, उसके बारे में पता है। तो यही चीज अगर हमें बहुपद की पहचान करनी है, अगर हम देखते ही समीकरण को ये बता दे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसकी हमें पहचान का पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार इसकी पहचान करेंगे। तो देखो 3 बिंदु की सहायता से हम पता लगा सकते हैं। तो जो पहला बिंदु है वो पहला हम उस समीकरण में ये देखेंगे कि जो चर राशियां हैं उसमें जो जितने भी उसमें चर राशि के जो पद हैं वो क्या उनकी घात एक धनात्मक पूर्णांक है, उनकी घात क्या एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो हो गया, धनात्मक का मतलब वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। और पूर्णांक का मतलब पूरे अंक होने चाहिए, जैसे 4 5 6 7 यानी पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए या रूट भी नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि जो पदों की संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए, यानी जो समीकरण में दिया गया है उसमें जो पद है उन्हें हम गिन सकते हैं, आराम से उनका काउंटिंग कर सके, तो ये क्या कहलाएगी, पदों की संख्या उसमें क्या हो जाएगी, निश्चित। अगर हम उसको काउंट कर पा रहे हैं या उन्हें हम गिन सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, पदों की संख्या उसमें क्या होगी, निश्चित होगी। तो ये अगर होता है तो फिर तीसरा हम चेक करेंगे कि जो चर राशि का जो गुणांक है, गुणांक कैसे हो गया, जैसे 2x हो गया प्लस 3 है, ये समीकरण है। अब इसमें चर राशि क्या है, x। गुणांक का मतलब जो उसके साथ गुणा में जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ गुणा में कौन जुड़ा हुआ है, 2। तो चर राशि x का गुणांक क्या हो गया, 2। तो जो ये 2 है वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जो प्रत्येक पद का जो चर राशि है उसका जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होने चाहिए। ये बिल्कुल, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है और इन तीनों चीजों को जो समीकरण संतुष्ट करेगा वही बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। 2y² - 3y + 4 एक एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं और आपको चेक करके बताऊंगा कि ये बहुपद है या नहीं है। देखो पहले हम चलेंगे पहली शर्त पर कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो चर राशि कौन कौन सी है, तो ये y और ये y दोनों क्या है, चर राशि है। अब इनकी घात, इसके ऊपर घात कितनी है, 2 और इसके ऊपर घात कितनी है, 1। जहां पर कोई घात नहीं हुआ कितनी मान लेंगे हम, 1। तो ये और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक और पूर्णांक के रूप में, यानी कि अपनी जो पहली शर्त है उसको ये क्या कर रहा है, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। दूसरी, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो देखो पदों की संख्या 1 पद, 2 पद और 3 पद। कितने पद है, केवल 3 पद, 1 2 3 हम आराम से काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि इसको भी ये फॉलो कर रहा है। तीसरा, जो प्रत्येक पद का जो चर राशि है उसका गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और वास्तविक संख्या की मैंने परिभाषा आपको जो हमने प्रश्नावली नंबर फर्स्ट का जो शुरुआती जो क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो देखो जो प्रत्येक पद में चर राशि है, प्रत्येक पद की चर राशि का जो गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 और यहाँ पर कितना है, -3। इनका वर्ग करने पर इसका परिणाम कितना है, 4 और इसका परिणाम कितना है, 9। तो दोनों क्या आ रहे हैं, धनात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि इस समीकरण ने हमारे तीनों नियमों को फॉलो किया है, अतः ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की, ग्राफीय रूप में बहुपद के शून्याङ्कों को पहचानना। आगे की हम बात करें तो ग्राफीय रूप में बहुपद के शून्याङ्कों की पहचान की हम बात करेंगे।
इससे पहले एक चीज और कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के भेद हम देखते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है रेखिक बहुपद। कौन सा? रेखिक बहुपद। कौन सा? रेखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और जो तीसरा होता है वो प्यारे विद्यार्थी होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ये 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। परिभाषा आपको इनके नाम से ही पता होगा। रेखिक का मतलब होता है एक, जिसमें चर राशि की घात 1 हो, वो क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 2x + 5। इसमें जो चर राशि है x, उसकी घात कितनी है? 1। यानी कि वो क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। यानी कि कोई समीकरण दे रखा है, अगर उसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। ये भी रेखिक बहुपद हो जाएगा। ये दो आप एग्जांपल लिख सकते हो। द्विघात बहुपद, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2, तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका समीकरण नंबर फर्स्ट लिख सकते हो x² + 2y + 3। ये क्या होगा? एक रेखिक बहुपद हो गया। एक दूसरा अगर हम देखें 2x + 3y² + z, इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, और इसमें भी कितनी है? 2। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? द्विघात बहुपद कहलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर इसमें फर्स्ट हम ले सकते हैं त्रिघात बहुपद। क्या होगा? जिसमें जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? 3 होनी चाहिए। अगर उसकी अधिकतम घात 3 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x³ + 2x² + x + 1, ये क्या हो गया? एक त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें जो चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। इसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं एक की और बात करूं इसमें, तो हम लिख सकते हैं 3y³ + 2x² + 2y + 1। इसमें भी जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के प्रकार की बात करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। उससे पहले उसके एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफीय रूप में जो बहुपद के शून्यांक है, एक शून्य बहुपद की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, जिसमें जो चर राशि है उसकी जो घात अगर शून्य है, चर राशि की अधिकतम घात अगर शून्य है तो शून्य बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे 2, 7 या इसकी पावर 2x⁴, 7x⁴, ये क्या हो गई? शून्य बहुपद कहलाएंगे। ये आप छोटी मोटी चीजें जो आप खुद भी कर सकते हैं। ग्राफ या आरेख के रूप में बहुपद के शून्य। अब अपनी जो अगली हेडिंग है वो ये है कि ग्राफीय या आरेखीय रूप में जो बहुपद है अपना, बहुपद के शून्य। अगले हेडिंग क्या है? ग्राफीय या आरेखीय रूप में बहुपद के शून्यांक। ग्राफीय या आरेखीय रूप में बहुपद के शून्यांक की मैं बात करूं तो एक ग्राफ हम लेते हैं, उसकी सहायता से हम समझ लेंगे। तो देखो ग्राफ जो होती है उसमें एक तो x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है। जो आडी होती है वो क्या होती है? x अक्ष होती है। जो ऐसे कड़ी होती है ऊर्ध्वाधर होती है वो y अक्ष होती है। ठीक है, तो ये होगी x अक्ष और ये क्या हो गया? y अक्ष। इधर x पॉजिटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा, इधर y माइनस रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा और इधर x नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ जो मध्य बिंदु है इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं, +1, +2, +3, +4 और इधर -1, +2, +3 और +4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखना कितने होते हैं? 0, 0 होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे तो वो पूछ लेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब देखो इसमें हमें जो आरेख या ग्राफीय विधि है उसमें बहुपद के शून्यांक कैसे याद करेंगे? आपको इसमें कुछ नहीं है याद रखना। उसमें आपको क्या देगा? क्वेश्चन में क्या देगा? ऐसे आपको ग्राफ बना देगा, लेकिन वो क्या होगा
कि एक ग्राफ क्या होगा, ऐसे करके ऐसे रेखाओं को काटता जाएगा, एक्स और वाई एक्स को काटता रहेगा। लेकिन आपको इसमें वाई एक्स से कोई मतलब वाली बात नहीं है। जब भी अगर आपको बहुपद के शून्यंक निकालने ग्राफ या आरेख की विधि से, तो आपको क्या करना है, केवल एक्स अक्ष का पता रखना है। किसका? एक्स अक्ष का पता रखना है कि जो ये रेखा गुजरी है वो एक्स अक्ष पर कितने कट बिंदु बना रही है, या एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। जितनी बार ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगी बहुपद के शून्यंक उतने ही हो जाएंगे। तो हम यहाँ नोट लाइन के रूप में लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे वही क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यंक कहलाएंगे। तो आप नोट लाइन में लिख लीजिए कि एक्स अक्ष पर, किस पर, एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे, जितने कट बिंदु होंगे उतने ही बहुपद के शून्यंक होंगे, देखो जितनी बार यह रेखा एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही बहुपद के शून्यंक होंगे। वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है कि एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे उतने ही बहुपद के शून्यंक होंगे। तो देखो इसको मैं देखूं तो एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, तो कुल ये कितने बार काट रही है, 3 बार। तो यहाँ जो बहुपद के जो शून्यंक होंगे वो कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 3 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस बार छोटे क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे। तो ये चीजें आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली की जो पहला टाइप है प्रश्नावली नंबर 2.1 का प्रश्न नंबर 1। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है मेरे हिसाब से, और उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की मान याद कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं एक साथ 3 करा देता हूं। इसमें आपको पहला ऐसे दिया गया है ये ग्राफ, दूसरे की ये ग्राफ और तीसरे की ये ग्राफ, ठीक है। इसमें ये ग्राफ बना दी, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। आप केवल समझना है, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड वाला और ये हो गया थर्ड वाला, ठीक है। इसमें जो ग्राफ है आपकी वो इस प्रकार जा रही है, आप थोड़ा देख लेना, समझने के लिए मैं बना रहा हूं। और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम फर्स्ट पर कर लेते हैं। ये x अक्ष हो जाएगी, ये y अक्ष हो जाएगी। यहाँ इसको x डैश से दे रखा है इसने, y डैश और x डैश, ठीक है। यहाँ y डैश और यहाँ x डैश। अब देखो शून्यंक याद करना है, मैंने विधि आपको समझा दी है, बेसिक्स का पूरा आपका क्लियर है। केवल आपको इसमें x अक्ष से ही मतलब है, y अक्ष को आपको मतलब देखना ही नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मैं x अक्ष को देखूंगा, क्या जो रेखा खींची गई है इसमें वो आपको एक्स अक्ष में एक भी कट बिंदु दिख रहा है? क्या यह रेखा एक्स से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। ये केवल किससे गुजर रही है? वाई से, और वाई अक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब ये एक्स अक्ष से गुजर ही नहीं रही तो जो इसका शून्यंक होगा प्यारे विद्यार्थियों वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब इसमें देखो जो ये रेखा है वो एक्स अक्ष से केवल कितनी बार गुजर रही है? एक बार गुजर रही है। तो इसका जो शून्यंक होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका शून्यंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो जो ये रेखा है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है? 1, 2 और 3। कितने बार काट रही है? 3। तो जो इसका शून्यंक होंगे वो कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? 3 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। यहां से आज तक तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब बन सकता है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड का जो पैटर्न रहा है 2 साल से छोटे क्वेश्चनों को वो ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिसमें आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5 वो इस प्रकार से है, और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे जाके
ऐसे ले जाकर फिर से ऐसे ले जाकर थोड़ा कट बिंदु है, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये एक्स अक्स, ये वाई अक्स, ठीक है। एक्स और ये वाई, ये वाई और ये एक्स, ये एक्स और ये वाई। तो हमें केवल एक्स अक्स से मतलब है। तो देखो ये रेखा है, एक्स अक्स को कितने बार काट रही है, 1 2। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसका शून्यांक कितना हो गया, 2, ठीक है। ये देखो रेखा कितने बार काट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जो इसके शून्यांक वो कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे 4। कितने, 4। यहाँ देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। कई विद्यार्थी अब अपना क्या है माइंड एक्स्ट्रा लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, 2 बार, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, इसको 2 बार ले लेता है। लेकिन वो क्या कर रही है, केवल एक्स अक्ष को ऐसे स्पर्श करके निकल रही है। तो यहाँ तो कट बिंदु तो केवल एक ही माना जाता है। तो ये कितनी बार जाएगी, केवल 1 बार जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 1 बार ही गिनी जाएगी। तो 1 2 और 1 ये 3, शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। और इसमें 1 2 3 4, 4 कट बिंदु तो 4, और ये 1 2 तो 2 कट बिंदु तो 2। यानी कि एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे वो ही इनके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। अब आगे क्लास में, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे की बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 की अगली क्लास में। आपको जो हमारी क्लास है वो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। और 1 जनवरी को इसी चैनल ICCR क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव क्लास के रूम में देखने को मिलेगी, जिसमें 4 फैकल्टी आपके साथ रहेगी, मैथ, इंग्लिश और हिंदी और साइंस की। जो 1 जनवरी को तो लाइव रहेगा, और 2 जनवरी से आपकी लगातार क्लासें लेंगे, जिसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। जो आपके एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है 2022-23 की, उसका फोकस करते हुए हम मॉडल टेस्ट पेपर हल करवाएंगे, और वहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।